हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है अपना ओम्स लॉ। एंड इससे पहले अपन ने छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, इनके बारे में पढ़ लिया। अब ये आ गया ओम्स लॉ का। तो क्या है कि पहले भी इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से अपन पढ़ना चाहते हैं। इसका प्रूफ नहीं आया था और भी बहुत सारी चीजें जो और नहीं आई थी, तो अगर उसको जो जो याद है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो नहीं याद है वो हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ के स्टेटमेंट से। ये आपके पास भी इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, मतलब टेंपरेचर, प्रेशर, ये वगैरह सारे क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। याद रख लेना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ओरिजिनली यही चीज होती है, लेकिन अपन फिर भी बुक के हिसाब से याद रखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो अपने पास में कांस्टेंट आ जाता है R, जिसका नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस। वो आगे आ जाएगा तो फिर वापस पढ़ लेंगे। अब इसके अंदर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ भी आएंगे। अगर मान लो VI का ग्राफ बनाओ तब भी स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर मान लो IV का ग्राफ बनाओ तब भी क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन कंडीशन क्या आ जाएगी? स्लोप में। स्लोप होता है अपने पास में y बाय x, y है v एंड x है i। तो v बाय i मेरे पास में करने से क्या मिल जाएगा? r। तो कंडीशन याद रखना, vi के ग्राफ के स्लोप से मेरे को क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस r मिल जाएगा। लेकिन iv के ग्राफ के स्लोप से मेरे को क्या मिलेगा? 1/r। ये चीज याद रखने के लायक है। क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे देखो, VI का ग्राफ दे रखा है, दो लाइनें खींच दी, उसने बोल दिया कि इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो कुछ नहीं करना, जैसे मान लो कि अपन इसको एक डॉटेड बना देते हैं, ये बना देते हैं, मतलब V को मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो ये हो गया I1, इसको मान लिया I2। देखो करंट किसका ज्यादा है और किसका कम है, तो अपने को पता चल रहा है कि I2 ज्यादा है I1 से। अगर I2, अब यहाँ से अपन क्या है? प्रोपोर्शनलिटी निकाल देते हैं। देखो V को कांस्टेंट कर दिया तो V को हटा दो, तो अपने पास में यहाँ से क्या निकल जाएगा? I को एक ही जगह रहने दिया तो यहाँ पे ये बन जाएगा, मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R या 1/r। तो देखो I2 बड़ा है, I2 बड़ा है तो R2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये R2 हो गया कम और I1 क्या हो जाएगा? मतलब जिसका करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो I2 का करंट ज्यादा था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेम टू सेम इसी केस में भी करके देख लो। यहाँ पे मैंने I को कांस्टेंट किया, ये मेरे पास में V1 और यहाँ पे मेरे पास में V2, तो इसके हिसाब से I को कांस्टेंट किया है तो R तो यहीं पे ही रह जाएगा और ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा। पोटेंशियल ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, पोटेंशियल कम तो रेजिस्टेंस भी कम। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन ग्राफ के हिसाब से आता है। अब जो नहीं पढ़ रखा वो है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो देखो I NEAVD, ये अपन ने पढ़ रखा, माइनस साइन मैंने नहीं लगाया अभी, ठीक है? तो क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस क्यों नहीं लगाया। VD का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा है, E टॉ कैपिटल E अपॉन M। इसके अंदर भी माइनस था, वो भी मैंने नहीं लगाया है। सॉल्व कर दो तो n E को E से मल्टीप्लाई किया, E स्क्वायर, A आ गया कैपिटल E, टॉ आ गया अपॉन में M आ गया। देखो अपन ने पोटेंशियल के चैप्टर में पढ़ रखा है V इज इक्वल टू E इंटू डी। मैंने कैपेसिटेंस में बताया था E इंटू डी बताया था। यहाँ पे अपने पास में लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है तो मैंने E इंटू L कर दिया। आपने को इन शॉर्ट डिस्टेंस मतलब लेंथ लेना होता है, तो लेंथ ले लिया तो E इज इक्वल टू V अपॉन L, जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ तक तो बना दिया, लेकिन कंडीशन वहां पे क्या है कि अगर मान लो अपन ने एक ही मटेरियल लिया, मतलब पर्टिकुलर मटेरियल लिया है, तो n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। एक ही मटेरियल के अंदर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट आएंगे। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे भी कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे भी कांस्टेंट होता है। फिर कंडीशन लगा दी, अगर मान लो टेंपरेचर भी नहीं बढ़ाया, अगर टेंपरेचर नहीं बढ़ाएंगे तो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी कि रिलैक्सेशन टाइम भी क्या रहेगा? चेंज नहीं होगा। अगर टेंपरेचर इंक्रीज होएगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर चेंज नहीं किया तो वो चेंज होगा ही नहीं, तो वो कांस्टेंट रह जाएगा। फिर गिवन सैंपल, मतलब एक जो मटेरियल अपन ने लिया है उसके लिए एरिया और लेंथ उसके लिए हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट। वो दोनों ही चेंज होंगे। अगर ना टेंपरेचर चेंज कर रहे ना कुछ और चेंज कर रहे तो एरिया और लेंथ भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू अपने पास में ये जो भी चीज बचा हुआ सारे के सारे, n कांस्टेंट हो गया, E कांस्टेंट, एरिया, टॉ, L और M सब कांस्टेंट हो गए, बच कौन गया? V बच गया। तो I इज इक्वल टू V बाय R, इसके हिसाब से अपन चेक कर सकते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू जो भी बचा हुआ चीज है,
तो आर की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाती है, ये जिसका यूनिट क्या होता है ओम, और डायमेंशन मैंने क्या है आगे लिख दिया है। पूछा जाता है 1 ओम कितना होता है, तो 1 ओम के हिसाब से अपन ये वाला डेफिनेशन नहीं बनाएंगे, अपन यही वाला डेफिनेशन बनाएंगे कि 1 ओम कितना होता है। जैसे देखो यहाँ पे अपन R इज इक्वल टू क्या बोलेंगे V अपॉन I, मेरे को इसको क्या करना है 1 करना है, तो अपन क्या बोलेंगे कि इफ इन अ कंडक्टर 1 एम्पीयर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ तो अपन क्या बोलेंगे इन अ कंडक्टर इफ 1 वोल्ट इज पोटेंशियल set up across a conductor, then a 1 ampere current is passing through it, then the resistance of a conductor is 1 ohm। ठीक है, लिखना चाहो तो अभी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, वो याद भी रहेगा कि अपने को क्या करना है, अगर कंडक्टर के अक्रॉस मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है तो उसके अंदर कितना एम्पियर करंट चलेगा 1 एम्पियर का, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास में 1 ओम का हो जाएगा। अभी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, वो भी आप राइट डाउन कर लो, तब तक ये लिखिए। तो ये रहा डेफिनेशन अपने पास में 1 ओम का। तो 1 ओम का डेफिनेशन जैसे मैंने बताया कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस इन व्हिच करंट ऑफ 1 एम्पीयर डेवलप्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड। मतलब मैंने बोला था कि अगर कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो अगर 1 एम्पीयर का करंट बन जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम का। सेम टू सेम ये डेफिनेशन के तौर पे है, अब आपको ये डायरेक्ट क्या करना है याद रखना है। अब आते हैं टॉपिक रेजिस्टिविटी ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टिविटी भी एक क्या है रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, तो वो भी कितनी होती है मतलब रोकने की ताकत। ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रॉपर्टी, और ये अपने पास में उसका पावर। तो रेजिस्टेंस अपने पास में किसके ऊपर डिपेंड करता है एल और ए पे, और दूसरा आ जाएगा मटेरियल पे डिपेंड करता है। याद रखना वी और आई नहीं होता है, गलत हो जाएगा वहां पे, तो ये चीज याद रख लेना कि आर एल पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, ये 1 अपॉन ए पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। शॉर्ट करके एल अपॉन ए बन जाता है, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही अपने पास में कौन आ जाता है रो। यहाँ पे रो को ही अपन क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर मान लो कि मैं लेंथ को 1 मीटर कर दूं और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, तो आर किसके बराबर हो जाएगा रो के बराबर हो जाएगा। तो रो का फॉर्मूला इसी से निकालते हैं, ए को इधर भेज दो आर ए बाय एल। आर का फॉर्मूला अभी लास्ट में अपन ने निकाला था प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ में, तो आर का फॉर्मूला लिख दिया इनटू में ए बाय एल, ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, जो भी बचा वो रेजिस्टिविटी का क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ ब्लॉक, ब्लॉक या कंडक्टर बोले आप, कंडक्टर अक्रॉस 2 अपोजिट फेसेस। मतलब कंडक्टर अपने पास में ऐसा होता है, तो ये अपोजिट फेसेस, 2 अपोजिट फेसेस व्हिच हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 1 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये एल कितना हो जाएगा 1 मीटर का, तो वो भी क्या हो जाएगा यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है ओम मीटर, ठीक है, ये आप इससे निकाल सकते हो। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम मीटर, और डायमेंशन अपने पास में क्या है ये रहा। अब स्पेशल केस के तौर पे क्या है कि रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन फेस्ड बाय चार्जेस व्हाइल मूविंग इन द कंडक्टर। जैसे ही चार्जेस कंडक्टर के अंदर क्या है घूमना स्टार्ट होते हैं, तो उनको क्या है एक अपोजिशन महसूस होता है। अपोजिशन मतलब आपस में क्या होती है टकरार होती है। तो रीजन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रीजन इज कोलिजन। कोलिजन की वजह से वो क्या है अपोजिशन ऑफर फेस करते हैं, एंड वो अपोजिशन को अपन क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उस अपोजिशन, तो देखो यहाँ पे कंडक्टर अगर अपोजिशन कम हो गया तो वो क्या है चल पाएगा, मतलब उसके अंदर करंट फटाफट फ्लो करेगा। तो उसके लिए अपन ने क्या नाम दिया उसको कंडक्टेंस। तो कैपिटल G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, G इज कंडक्टेंस, R इज रेजिस्टेंस। तो R का यूनिट क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओम, और ओम को इसको टोटली क्या लिखते हैं महो, मतलब ओम का उल्टा होता है महो, और उसको शॉर्ट में नाम भी दूसरा क्या दिया गया है सीमन नाम देते हैं। ये कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी कैसे शो करेंगे, तो ये कंडक्टेंस होता है। जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टर का अपने पास में अपोजिशन कैसे शो करते हैं रेजिस्टेंस के तौर पे शो करते हैं। एक और है अपने पास में कंडक्टिविटी, ये कंडक्टेंस है और वो कंडक्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वैसे वैसे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है 1 अपॉन रो, रो इज द रेजिस्टिविटी एंड सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। तो देखो रो का यूनिट अपने पास में क्या है ओम मीटर, तो 1 अपॉन ओम तो मेरे पास में किसमें चेंज हो जाएगा मोहो, और मीटर नीचे का नीचे रह जाएगा, तो मोहो पर मीटर इसका क्या हो जाता है यूनिट हो जाएगा।
अभी अपन ने पढ़ा था प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, एक अपने पास में मिनिएचर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ भी होता है। क्या होता है देखो, I इज इक्वल टू V बाय R, अभी अपन ने पढ़ा ही है ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से। फर्स्ट टॉपिक मतलब सेकंड टॉपिक करंट डेंसिटी के हिसाब से I इज इक्वल टू J इनटू A, V इज इक्वल टू E इनटू L, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। रो R का फॉर्मूला ये रहा, रो L बाय A, A घूम के ऊपर आ जाएगा, L से L कट जाएगा, तो देखो E A बाय रो बच जाएगा और यहाँ पे J A ही रहेगा, A से A कट जाएगा तो J बराबर E अपॉन रो, एंड देखो 1 अपॉन रो को अपन क्या लिख सकते हैं सिग्मा, तो J बराबर सिग्मा E। ये अपने पास में क्या आ जाता है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेयर J इज करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे अपने पास में क्या है, ये मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बन जाएगा। एक तो क्वेश्चन बता देते हैं, तो एक दो क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या है, थोड़ा सा छोटा सा एक क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं लेकिन इजी होते हैं, वो हर बार क्या गलती हो जाती है, तो वो बता देते हैं, तो उसके हिसाब से ये टॉपिक भी आपके पास में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, क्वेश्चन अपने को ये दे दिया कि जैसे वायर है एक, जिसका लेंथ क्या करती है, डबल करती है, लेंथ डबल कर सकता है, एरिया को भी चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अपने को इन शॉर्ट क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने पास में नया रेजिस्टेंस निकालना है। तो याद रखना उसके लिए कि अगर मान लो वायर को डबल किया है तो अपने पास में वायर उसने क्या लिया है, एक ही लिया है। अगर एक ही वायर लिया तो उसका हमेशा वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाने से एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर पहले का ले या बाद का ले, टोटल वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एरिया और लेंथ चेंज हो सकते हैं। तो A1 into L1 is equal to A2 into L2 कर दिया। इनिशियल का एरिया भी मेरे को नहीं पता, इनिशियल की लेंथ मेरे को पता है L, और फाइनल की क्या करती है 2L। तो अपने पास में इन शॉर्ट सॉल्व करके A1 अपॉन A2 कितना आ गया, 2/1 आ गया। तो L1 अपॉन L2 भी निकाल सकते हैं, L अपॉन 2L, वो मेरे पास में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, रो L1 अपॉन A1 और रो L2 अपॉन A2। रो ही मैंने क्यों पुट किया, 1 2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अकेला वायर है, तो अकेले वायर के लिए अपने को मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं हुई। तो ये कट जाएगा, मेरे पास में एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, L1 अपॉन L2 की वैल्यू हाफ है और A2 बाय A1 निकालना। अपने पास में A1 बाय A2 2/1 है, तो A2 बाय A1 क्या हो जाएगा, 1/2, इन शॉर्ट 1/4। ये आया R1 अपॉन R2, वैल्यू चाहिए R2 की, तो R2 हो जाएगा 4R1। मतलब फाइनल रेजिस्टेंस मेरे पास में इनिशियल का कितना आया, 4 टाइम, जब डबल किया। मतलब इससे मेरे पास में जनरल एक्सप्रेशन मैं निकाल लेता हूँ कि अगर L को इंक्रीज किया है n टाइम तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा 1/n टाइम्स। देखो L1 अपॉन L2 हाफ हुआ तो A1 अपॉन A2 कितना हो गया, 2 टाइम्स, हाफ का उल्टा। तो सेम टू सेम एरिया n टाइम्स बढ़ा हुआ है तो एरिया सॉरी L n टाइम्स बढ़ा हुआ है तो एरिया 1 अपॉन m टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो नया वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स। मतलब मान लो कि L को मैंने 1/3 टाइम्स या एरिया किसी को भी कर सकते हैं, जैसे ही कर दिया तो वो अपने पास में कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। मतलब उसका स्क्वायर करने से अपने पास में क्या है, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पावर। तो पावर के तीन फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर बाय R। आपको जो भी याद रहे, मतलब वैसे तो याद तीनों ही रखने हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना है क्वेश्चन के हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। V स्क्वायर बाय R अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो अपने पास में कंडीशन सिर्फ P और R की बच जाएगी, जो अपने पास में क्वेश्चन आसान करना सॉल्व कर देगी। फिर I स्क्वायर बाय R सीरीज के लिए यूज होता है। वो सीरीज में क्यों यूज होता है, क्योंकि उसके अंदर करंट सेम होता है। करंट सेम होने से वो सेकंड एक्सप्रेशन अगेन P और R के बीच में रह जाएगा, तो अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा वो भी अपने पास में करवा देंगे। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। एक हॉर्स पावर भी होती है, उसका 746 वॉट कहलाता है। इन्हें अपने घर में जैसे मीटर सबके अंदर घर में लगे हुए होते हैं, तो अपन बोलते हैं 2 यूनिट चला, 4 यूनिट चला, 5 यूनिट चला। तो उसका भी मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 घंटे के हिसाब से कितना चला है, वो 1000 वॉट चला है। तो वो अपने पास में क्या हो जाता है, 1 होम यूनिट होता है। ये क्वेश्चन के लिए यूज आएगा, कैसे आएगा वो बता देंगे। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आ जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में पूरा प्रूफ नहीं करवा रहा, बुक में गिवन है तो आप उसके हिसाब से ट्राई कर लेना। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करवा रहा यहाँ पे। सीरीज के लिए कंडीशन क्या है, करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, डिफर हो जाता है। उसका इक्विवेलेंट अपन कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 ऐसे करके डायरेक्ट प्लस करना है।
पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, तो पोटेंशियल अपन इसमें फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके निकालेंगे और लास्ट में उसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करना मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन बताते हैं फिर इसको क्या करते हैं, टॉपिक को खत्म करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो पावर वगैरह इनसे सबसे रिलेटेड है, तो एक एक करके अपन इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक होम है अपने पास में, एक फ्रिज जो 1000 वोल्ट का और 6 घंटे के लिए चलता है। ऐसे कैसे 2 लाइट है 60 वोल्ट का है, 8 घंटे के लिए चलता है। 3 फैन है 40 वोल्ट के 4 आर के लिए। एक यूनिट का प्राइस अपने को दे रखा है 3 रुपए लगता है, और अपने को क्या है, बिल निकालना है 1 मंथ का। ये मंथ चेंज कर सकते हैं, तो अपन नॉर्मली मंथ लिखा है तो 30 दिन ही लेंगे, लेकिन जैसे मंथ का नाम दे दो तो यू नो द टोटल डेज ऑफ द मंथ। हर एक मंथ के आपको दिन पता है, तो आप उसके हिसाब से क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल के हिसाब से पावर इनटू टाइम। अपन यहाँ से कर सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता था, ठीक है। तो अपन ये वर्क मतलब एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन इसको सॉल्व कर दें तो पावर इनटू टाइम हो जाता है। तो अपने पास में टोटल कितना हो जाएगा, देखो पावर इनटू टाइम 1000 × 6 + 60 × 8 + 40 × 4, तो ये हो जाएगा 6000 + 480 + 160, इन शॉर्ट हो जाएगा 5640, तो 6640, ठीक है। ये अपने पास में किस में आया, देखो पावर का यूनिट था वॉट और इसका यूनिट था आर। कोई मिनट और कोई सेकंड में चेंज नहीं करना है, ऐसे के ऐसे ही लेके जाना। ये मेरे पास में एनर्जी निकल गई, लेकिन उसने यूनिट का प्राइस दे रखा है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, तो अपन इसको यूनिट में चेंज करते थे। यूनिट में चेंज करने के लिए देखो यूनिट बताया था किलोवाट आवर, तो इसको किलो में चेंज करना है। तो किलो में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो 1000 से मल्टीप्लाई एंड 1000 से डिवाइड, फिर शॉर्ट में याद रख लेना क्या करना है। ये 1000 को तो अपन किलो बोल देंगे और ये वाट आवर मिलके क्या बन जाएगा, किलो वाट आवर, और 1000 से इसको डिवाइड करना मतलब 6.64, इसको लिख सकते हैं 6.64 यूनिट। अब डायरेक्टली याद रखना, बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 1000 से डिवाइड करो और किलोवाट आवर लिख दो, वो अपने पास में क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। अब टोटल कॉस्ट उसने पूछा है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 6.64 × 3, ये निकलेगा एक दिन का। ये इन अ डे चल रहे थे, किसमें चल रहे थे, इन अ डे। अपने को निकालना मंथ का, तो × 30 कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका प्राइस आ जाएगा। बिल है भर देना अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बल्ब है जो 220 वोल्ट का है और 100 वॉट पावर दे रखा है। अगर उसको मान लो 100 वॉट पे अपन चलाएं तो पावर कंज्यूम कितना होएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, दो अपने पास में क्या है, अलग अलग दे रखे। गलती से भी P = VI मत लगा देना, क्योंकि एक ही कंडीशन में पावर पोटेंशियल और करंट अलग अलग नहीं होते। या तो करंट सेम होएगा तो पोटेंशियल अलग होएगा, या पोटेंशियल अलग होएगा तो करंट सेम होएगा। तो इसलिए अपन वो वाला कंडीशन लगाएंगे जो अपने पास में आसान है। तो देखो पोटेंशियल चेंज कर रहा है तो P = V²/R। तो पहली कंडीशन के हिसाब से P है अपने पास में 100, V अपने को दे रखा है कितना 220 और उसका स्क्वायर करना है और अपॉन R। तो R = हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 100। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछे तो करना, नहीं तो नहीं करना, यहीं पे रख देना। सेकंड कंडीशन के हिसाब से अपने को अगेन पावर निकालना है, फॉर्मूला अगेन यही हो जाएगा। V की वैल्यू है 110, R की वैल्यू ये रही 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100, भूल के कहाँ आ जाएगा ऊपर। इसको सॉल्व कर दो क्योंकि क्वेश्चन यही मांग रहा है। तो ये देखो 100 ये से 2 चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर 1/4 × 100 आ जाएगा 25 वॉट। बड़ा इजी था, लेकिन तरीका है, तरीका याद रखेंगे तो आसानी हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले पॉइंट को देखो। सीरीज का मतलब समझ लेना एक ही रास्ता, पैरेलल का मतलब एक से ज्यादा रास्ते हैं। अब मेरे को जाना है A से B, तो A से B मैं ऐसे भी जा सकता हूँ और ऐसे भी जा सकता हूँ, ठीक है। ये रास्ता नहीं बदला है, सिर्फ टर्न किया है। क्यों? क्योंकि उसके पास में कोई और रास्ता नहीं था। तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है।
नंबरिंग आप दे सकते हो, बिना नंबरिंग के भी तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो सीरीज में अपन इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये मेरे पास में इसके बीच में है, ये A से B, ये 1 का ही रहा, और इसके बीच में एक और आ गया 1 और 1 को सीरीज में करके क्या हो गया 2। अब सीधा सीधा दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है। तो अपन पैरेलल का शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, कैपेसिटेंस में भी बताया था, अभी भी याद रख लेना कि R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को सम करो। तो आंसर 2/3। आपको उल्टा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और नॉर्मली आप 1/R1 1/R2 से भी निकाल सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तो सीधा सीधा ये वाला अपने पास में किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो वो मेरे पास में कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो मैं इसी में कर रहा हूँ, जगह मेरे पास कम है, तो ये मेरे पास में शॉर्ट हो गया, मेरे पास में किस में बदल जाएगा 2 में। अब सीधा सीधा देखो, मेरे को इस पॉइंट से यहाँ पे जाना, और इस पॉइंट को मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। तो एक रास्ता, दो रास्ते मिलके मेरे पास में पैरेलल बन जाता है। 2 और 1 का पैरेलल अलग से निकाल लो। तो 2 और 1 का पैरेलल क्या हो जाएगा 2 × 1 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 2/3। अभी यहीं पे निकाला था। तो इन दोनों को मिला के भी मेरे पास में क्या निकल जाएगा 2/3। अब तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम ही हो गया, आगे का तुम खुद सॉल्व कर देना। और ये तुम्हारे लिए होमवर्क, वैसे कैपेसिटेंस में सेम ही था। ये तीनों आपस में क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए निकाल देना कि 1/R इक्विवेलेंट कितना होता है 1/1 + 1/1 + 1/1 इन टोटल 3। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/3। आंसर सीधा सीधा। यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट नहीं लगाई तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो एक और है कलर कोडिंग, वो लास्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस के तौर पे, फिर ये रेजिस्टेंस वाला भी खत्म हो जाएगा, फिर अपन चलेंगे बड़े सर्किट के अंदर। इसमें कलर कोडिंग ध्यान में रखनी पड़ेगी, याद रखने के तौर पे है। देखो ये तो हो जाएगा BB रॉय, ठीक है। फिर ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं, याद करने के तौर बता रहा हूँ, ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ये V को हम बोलते हैं वेरी। जी के लिए क्या हो जाएगा गॉर्जियस की स्पेलिंग देख लेना, अपने को याद रखने से मतलब ये गॉर्जियस, और ये हो जाएगा वाइट। बाकी तो गोल्ड, सिल्वर और नन मतलब लो कलर, कोई भी नहीं है। सबकी नंबरिंग याद रखनी है। ब्लैक का 0 है, ब्राउन का 1 है, याद रखना। सबसे पहले ब्लैक आता है, फिर ब्राउन आता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर है, नन। ये नंबरिंग है और 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई करना होगा तो 10⁻0 ऐसे करके, ये मल्टीप्लाई नहीं है, डॉटेड नहीं है, इसके लिए अपन लिख सकते हैं ये 10⁻4, 10⁻5, 10�6, 7 और 8, और ये 9। इनको अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो गोल्ड के लिए 0.1, सिल्वर के लिए 0.01 और नन, ये भी कर सकते हैं। और टॉलरेंस होता है अगर 5%, 10% और 20%, अपन ये भी लिख सकते हैं। MCQ के हिसाब से बता रहा हूँ कि कौन सा सही रहता है, बाकी तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो ये है, अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ ऑरेंज, रेड और ब्राउन। तो ऑरेंज का कलर क्या होता है, देखो लिखने के तरीके। ऑरेंज का कलर कितना है, नंबर कितना है 3। रेड का नंबर कितना है 2। तो जो पहले दो कलर है वो है जैसे कि जैसे साथ में लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर जो तीसरा नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, कौन है ब्राउन। ब्राउन का नंबर कितना है 1, और वो 10⁻1 में आएगा आंसर। और इसके साथ में देखो तीसरा कुछ नहीं लगा हुआ है तो कुछ नहीं, नो कलर। इंटॉलरेंस लिखना होता तो अपन ये आंसर हो जाएगा। अगर नहीं भी लिखें तो 32 × 10 मतलब सॉल्व करके अपन लिख सकते हैं 320, एंड सॉल्व करके अगर लिखना भी हो तो ±20%। ये भी सही है, ये भी सही है। MCQ के हिसाब से अपन कोई भी देख सकते हैं, जो MCQ में दिया हुआ अपन उसके हिसाब से सही लगाएंगे। फिर ये वाला है तो आप देखो समझ में आ ही चुका है। ग्रीन का नंबर ढूंढो, देखो 5। रेड का नंबर कितना है 2, तो इन दोनों को साथ में रख दिया। ब्लैक कौन है 0, तो 10⁻0 है। सिल्वर मतलब प्लस माइनस, सिल्वर का नंबर कितना आ जाएगा 10%, तो ये 10%। एंड अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे 52, ये 0 है। 52 ± 10%, या फिर अपन इसको क्या बोला है 0.01, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, जो भी सही है। फिर ग्रे आ जाता है, तो ग्रे का नंबर कितना है 8। रेड का नंबर कितना है 2 × ऑरेंज कितना है 3, तो 10⁻3। गोल्ड कितना है ±5%, 5% ये ना, 5% के आंसर हो जाते हैं। तो ये तरीके हैं गोल्ड कैरी करने।
तो याद रखना ये क्वेश्चन इस तरीके से काम नहीं आते, ये क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल में देते हैं, पर छोटा भी कभी कभी दे सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल v इक्वल टू आई आर में आप r पहले ऐसे निकालने को दे दिया, फिर v और i वाले फॉर्मूले के हिसाब से कुछ और निकालने को दिया, तो ऐसा थोड़ा टिपिकल बना सकते हैं, लेकिन इसी के लिए फिर ये भी आना चाहिए। तो आज के लिए यही ठीक है। ओम्स लॉ में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया, पूरा का पूरा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सारी चीजें अपन ने क्या है खत्म कर ली। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में आएगा किरचॉफ लॉ। तो मतलब छोटे सर्किट को तो अपन ने सॉल्व करके सॉल्व करना सीख लिया, लेकिन बड़े सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये याद करें एंड अच्छे से इसको याद कर लेना, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। ये थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिकल का एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लास्ट टॉपिक है और मेन बड़े क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनते हैं। अगर जिसको कंपटीशन में ट्राई करना है तो ये वाला चैप्टर अच्छे से करके जाए तो काम आएगा।